हाँ जी, तो वेलकम टू द चैनल मिशन अभ्युदया। प्रीवियसली हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को कवर किया था एंड आप जब आपने उस लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा दैट व्हाट काइंड ऑफ रेलेवेंसी वी आर डिलीवरिंग टू यू। हम बिल्कुल भी इररेलेवेंट चीज़ों को यहाँ पे डिलीवर नहीं करते हैं। टोटली एनसीईआरटी का एक एक लाइन को बताया जाता है यहाँ पे एंड नॉट जस्ट लाइन। हमने जो पढ़ाया है यू कैन सी कि हमने इस बेसिस पे पढ़ाया है कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकता है। ठीक है, हर एक लाइन से हमने क्वेश्चन बनाया है। पीवाईक्यूज में क्या क्या आया है उस लाइन से हर एक चीज़ को डिस्कस किया है एंड जो क्वेश्चन आउट हो सकते हैं उस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया है। इफ़ आप वो लेक्चर देखते हैं, गारंटी दे रहे हैं आज हो गया या फिर आप 10 साल बाद भी नीट का पेपर, मेडिकल का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, गारंटी अगर आप सिर्फ देख लेते हैं लेक्चर को आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें पता है एनसीईआरटी दैट इज द बेस बुक। ठीक है, अगर आप कितना भी पीएचडी कर लो, ठीक है, इफ़ यू डोंट नो द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी बिकॉज असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू डोंट नो द लाइनिंग्स ऑफ एनसीईआरटी देन यू आर आउट ऑफ द गेम। इसीलिए हमने जो सीरीज है उसका नाम रखा है लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वैसे ही आज हमने न्यू चैप्टर लाया है। ठीक है, एंड दैट इज द मोस्ट वाइटल चैप्टर फॉर द नीट एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द एग्जामिनेशन अक्रॉस द इंडिया। हम यहाँ पे प्राइमरली फोकस करते हैं नीट एग्जामिनेशन पे। तो आइए शुरू करते हैं। दैट इज द न्यू चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये एक यूनिट है जहाँ पे हम तीन के आसपास चैप्टर पढ़ते हैं। दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एंड बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छे से आता है, ठीक है, इफ़ आई गेट द रिस्पॉन्स, ठीक है, या फिर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई डेफिनेटली फर्दर वीडियो भी ऐसे बनाऊंगा रेलिवेंट कंटेंट पे। इररेलेवेंट चीज़ों की यहाँ पे बात ही नहीं होती। ठीक है, तो इसमें तीन चैप्टर्स आते हैं। यूनिट्स आपको मैंने बता दिया, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, देखो चैप्टर जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है बिकॉज सिलेबस में तो सब कुछ है भाई, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, अब बनने की चांसेस भी नहीं है, लेकिन आपने भाई एनसीईआरटी को तो छोड़ना नहीं है, पूरा सिलेबस में है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता भी है तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा बस मैं वो बता दूंगा, बात खत्म। ठीक है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा बिकॉज इट इज़ नॉट मोर रेलिवेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम रेलिवेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बीच से और यहाँ से, ठीक है, बस यही तीनों अगर क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा। ठीक है, आपको मॉड्यूल्स में अच्छे मॉड्यूल्स आप लगाओगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, और हम जब पढ़ाते हैं ना तो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, क्वेश्चन भी पीवाईक्यू हर एक चीज़ करा देते हैं। डॉक्टर अली से लेके एवरी बुक मैं कवर कर देता हूँ, मैंने हर एक चीज़ लगा रखा है। ठीक है, सो यू हैव टू हैव बिलीव इन योर टीचर। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ने वाले हैं और हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे बिकॉज क्वेश्चन आ चुके हैं और दो दो तीन तीन लाइन पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम ऐसा क्वेश्चन बना देंगे और दो तीन तो यहीं से पीवाईक्यू मैं अभी निकाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे निकालता हूं मैं। जीएन रामचंद्रन, ठीक है, एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, आउटस्टैंडिंग फिगर कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 4 साइंटिस्ट का नाम दे देगा, रॉबर्ट मेयर दे दिया, ठीक है, कार्ल यूंग दे दिया, ठीक है, जीएन रामचंद्रन दे दिया, ठीक है, उसके बाद अर्नस्ट मेयर दे दिया। ठीक है, तो जीएन रामचंद्रन लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। तो जीएन रामचंद्रन एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, फंक्शन नहीं, स्ट्रक्चर की बात की गई है, ध्यान देना। ठीक है, एग्जामिनर खेल सकता है, प्रोटीन फंक्शन कर देगा, नहीं भाई स्ट्रक्चर की बात है। अभी मैं बता दूंगा, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं। ठीक है, उसी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वॉज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इसका। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया है, हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलाजन। बस यही क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन किसने किया था, तो जीएन रामचंद्रन ने किया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया था यहां से पीवाईक्यू रामचंद्रन प्लॉट के बारे में कि ये किससे रिलेटेड है, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ना कि प्रोटीन के फंक्शन से। ठीक है, 2 पीवाईक्यू यहीं पे बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो
हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल, यहां पे एग्जामिनर ट्रिपल की जगह कुछ और कर देगा, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलाजेन, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल ही क्यों? बिकॉज हमने एंजाइम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, हमें पता है कि जो थर्ड तीसरा स्ट्रक्चर होता है जो एंजाइम्स, प्रोटीन का जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें सर्विक्सेस होते हैं, ठीक है, एक गैप होता है, ठीक है, ऐसा गैप होता है, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट लगते हैं, ठीक है, तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, इसीलिए ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात की गई है, ठीक है। तो हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलाजेन पब्लिश इन नेचर 1954, ठीक है, ये कभी कभी आ सकता है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, लेकिन ये आ चुका है, ठीक है। एंड हिज एनालिसिस ऑफ द allowed confirmations of proteins through the use of रामचंद्रन प्लॉट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि रामचंद्रन प्लॉट किसने दिया था और किससे रिलेटेड था? तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, ठीक है। रैंक अमॉन्ग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, ठीक है, ये सभी चीजें बिल्कुल भी काम की नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार रीडिंग डाल लेना, ठीक है, कि ये किससे इन्फ्लुएंस थे? लिनस पॉलिंग से इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने क्या क्या किया था? अल्फा हेलिक्स बीटा सीट पे काम किया था, ये बिल्कुल काम का नहीं है, दो चीज यहाँ पे काम के थे जिसे पीवाईक्यू बन चुका है, ये अपडेट याद करो नहीं करो आप पे डिपेंड करता है, मैं सजेस्ट करूंगा उतना याद मत करो, ध्यान मत दो, ठीक है। और दो तीन मैं यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ जहाँ से नीट में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहला चीज यहीं से हम दो तीन चीज और पता लगा लेंगे, दैट कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलाजेन, ठीक है, कहाँ पे पब्लिश हुआ? नेचर में पब्लिश हुआ 1954, ये याद कर लेना, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इनका नाम याद कर लेना। नेक्स्ट, यहीं से एक दो चीज और याद कर लेते हैं, ठीक है, जो कोलाजेन है, ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल किंगडम में, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट नीट में। जो कोलाजेन है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम है, लेकिन अगर एग्जामिनर बोल दे कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट किंगडम क्या है, भाई उसका भी लाया हूं ना। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट किंगडम की बात करें तो रूबिस्को है, रूबिस्को, रुबलीज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, फुल फॉर्म भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन तो एंजाइम्स ही है, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बट नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बिकॉज वहां पे एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज राइबोजाइम, जो कि आरआरएनए का बना हुआ है। आरआरएनए में दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक हमारा न्यूक्लिक एसिड्स होता है, दैट इज हमारा जो आरएनए है, ठीक है, मतलब कि राइबोसोम की बात करते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ों से बना होता है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम क्या है, तो कोलाजन है, ठीक है। और यहीं से हमने याद कर लिया कि ट्रिपल हेलिकल जीएन रामचंद्रन ने दिया था, ठीक है। और यहीं से हमने एक दो और क्वेश्चन याद कर लिया कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है पूरे वर्ल्ड में, तो रूबिस्को है, बिकॉज देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसे होना है? प्राइमरी प्रोड्यूसर को ही होना है, ठीक है, प्लांट्स को होना है, ठीक है, बिकॉज प्लांट्स होंगे तभी तो उसे बाकी एनिमल्स खाएंगे, तो प्लांट्स का संख्या ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और प्लांट्स में हमने देखा प्लांट्स किंगडम में क्या है सबसे ज़्यादा, तो रूबिस्को है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो वो भी रूबिस्को ही होगा। याद करने का जरूरत ही नहीं है ना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स कौन सा होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ब्लड में कौन है, हमने बॉडी फ्लूइड्स पढ़ रखा है, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन बताया था, वहां पे लैंग्वेज एक एनसीईआरटी ने लिखा होगा, वो सभी बताया, उसके लिए आप चेक कीजिए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सेल द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, ठीक है, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल है क्या, सेल थियरी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तीन साइंटिस्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ सेल्स देखेंगे, थोड़े बहुत प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ओवरव्यू हम देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल से एक चीज याद आया, मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, आपको 4 ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तगड़े लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन ये है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। 4 ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ है और पता करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है उसमें से एक, सारे यूकैरियोटिक 3 बचे हैं, एक प्रोकैरियोटिक है उसमें, ठीक है। उसमें आपको जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स है, उसके मतलब कि नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है, जिसमें गॉनिन और साइटोसिन ज़्यादा होगा और अदनाइन थाइमिन कम होगा,
ठीक है, वो हो जाएगा प्रोकैरियोट्स। बिकॉज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, हाई टेम्परेचर में वो सर्वाइव करते हैं अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसके लिए हमें गुआनोसिन और साइटोसिन, ठीक है, ये चाहिए। और हमें पता है इनमें 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, अदनाइन और थाइमिन में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे हम पता कर लेंगे कौन प्रोकैरियोटिक है कौन यूकैरियोटिक है। एक्चुअली यहाँ पे ये सब काम नहीं आता और ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे भी नहीं, लेकिन ये तगड़े लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, ठीक है, ठीक है। मतलब तगड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट सिर्फ सोचना है उस तरीके से, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन चारगाफ रूल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चारगाफ रूल कहाँ पढ़ेंगे? देखो, चारगाफ जो रूल है वो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं। हम जो जेनेटिक्स का चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप आसपास देखते हो, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, एनसीईआरटी किताब ने ही नॉन लिविंग को कहीं कहीं इनएनिमेट शब्द दिया है और लिविंग को एनिमेट शब्द दिया है, ठीक है। देखो, जैसे कि आप फोन चलाते हो, आपको एनिमेशन दिखता है, ठीक है, तो वो मूव कर रहा है, इसीलिए नाम दिया गया है एनिमेट फॉर लिविंग, इनएनिमेट फॉर नॉन लिविंग। ये एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। सो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू मस्ट हैव वंडर्ड, ठीक है। जब आप देखते हो लिविंग नॉन लिविंग दोनों, तो आप एस्टॉनिश हो जाते हो, वंडर एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, ठीक है। आप बच्चे होते हो, काफ़ी क्यूरियोसिटी होता है, तो आपको मतलब कि सवाल आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी सवाल आ रहा है कि व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। जैसा कि हमने बॉडी फ्लूइड स्टार्ट किया था, तो हमने बता दिया था कि हमारे पढ़ने का तरीका ही 2 है, एक तो है वाई, क्यों, और दूसरा है हाउ, ठीक है। तो वही यहाँ पे अप्रोच एनसीईआरटी दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, बता नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछोगे तभी तो। क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर्स, ठीक है। फूल्स हैव आंसर टू एवरी क्वेश्चन, ठीक है। इट इज द जीनियस हु आस्क द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिरा, एप्पल तो बहुत सारा गिरा था, बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उसने क्वेश्चन किया, ठीक है। सो व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, तो एनसीईआरटी भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, कि क्या ऐसा चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना दे रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, कि एक्चुअली लिविंग प्रोबायोन्स, कॉन्सर्वेट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल फिक्र नहीं करने का, पूरा का पूरा चीज बताएंगे, ठीक है। और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट, देखो शब्द आ गया ना, इनएनिमेट। सो व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग्स हैव, ठीक है। तो इसका आंसर मिलेगा, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको हम सेल बोलते हैं, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। फंस मत जाना, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल तो होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। यूनिट की बात की गई है, तो कौन सा? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों, ठीक है। सेल, बिकॉज सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सब एक चीज बताएंगे, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। मैं शब्दों पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ सो दैट यू विल बी रिमेंबर्ड कि ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। वायरस जो आएगा वो एक सेल थियरी का एक्सेप्शन है, वो भी बताऊंगा, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विदाउट एनी एक्सेप्शंस, ठीक है। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल और कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सम लिखा है, ध्यान देना, सम लिखा है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, लेकिन कुछ ही सेल्स होते हैं जो
सिंगल सेल के बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, क्या होता है सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा, सेट हो जाएंगे आप, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें बोलते हैं, मतलब कि जो बॉडी है, ठीक है, मतलब कि जो बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल है और हर एक चीज को वो परफॉर्म कर रहा है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, लेकिन एक ही सेल है वो, ठीक है, मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर वहां पे नहीं है, ठीक है, मतलब कि चीजें जो हैं स्लो स्लो होंगी वहां पे, ठीक है। वाइल अदर्स लाइक अस, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसका मतलब कि इफिशियंसी जाते होगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इससे क्या मतलब कि इफेक्ट पड़ेगा, तो इफिशियंसी बढ़ जाएगा ना भाई। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, ठीक है। एक क्रिकेट का पिच है, ठीक है, यहाँ पे एक पिच है, ठीक है, और यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, ठीक है। सो ये क्रिकेट का ग्राउंड है, एक पिच पे यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, तो काफ़ी बढ़िया क्रिकेट जाएगा, यहाँ बॉल जाएगा, लोग पकड़ लेंगे, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी मेस नहीं है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मान लो ये क्रिकेट का स्टेडियम है, एक यहाँ पिच, एक यहाँ पिच, एक यहाँ पिच, पता चला एक टीम यहाँ खेल रहा है, एक टीम यहाँ खेल रहा है, एक टीम यहाँ कर रहा है, मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यहाँ का बॉल इधर आ गया, इधर का बॉल इधर आ गया, तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है ना, तो इफिशियंसी कम आ जाएगी, पता चले बॉल ढूंढने में ही वैसे ही टाइम लग गया, ठीक है। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब कि यूनिसेलुलर का एंजाइम कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है, आपस को एक दूसरे को एंटागोनिस्टिक इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, तो इफिशियंसी उसकी काफ़ी कम होती है। और वही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, और इफिशियंसी जाती है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं व्हाट इज सेल से, ठीक है। सबसे पहले दो तीन चीज को हम देख लेते हैं, बिकॉज यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है, वो स्पीसीज होता है, आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। ये हम कहाँ से लाए, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है, तो अगर ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, स्पीसीज है, कैसे याद करेंगे, मुझसे पढ़िए, मैं एकदम जुबान पे याद करा दूंगा, ऐसे याद कीजिए, किंग फिलिप कम फॉर गुड सूप, किंगडम किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए। तो बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की क्या है, तो ऑर्गेनिज्म है। ये सभी चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे बता देते हैं, ये लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे, ये आप इकोलॉजी में जा करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12th में। और बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन भी क्लास 12th में पढ़ेंगे, दैट इज पॉपुलेशन, बिकॉज जो इवोल्यूशन है वो सिंगल इंडिविजुअल पे नहीं लगता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं इवॉल्व हो गया, मेरा जो इंसान के अब प्रजाति हैं वो इवॉल्व ही नहीं हुए, एक पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होता है, ना कि एक सिंगल स्पीसीज में, ठीक है। और जो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की है वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट, ये सभी क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज सेल। अच्छा ये बताओ सेल क्या होता है, तो मेनी ऑफ द पीपल्स जो इंस्टीट्यूट में भी पढ़ लिए हैं, बट उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि एक्चुअली सेल है क्या। भाई व्हाट इज सेल, वो बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो भाई ये तो काम हो गया ना, मतलब कि व्हाट इज सेल। अगर मैं पूछूँ कि साइकिल क्या है आप बताओ, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि चलता है, भाई चलते तो बहुत चीज़ है, ठीक है, आप बताओगे ना कि उसमें 2 पहिया है, मतलब पूरे स्ट्रक्चर को बताओगे, ठीक है, कि ऐसा अगर स्ट्रक्चर आया तो उसको सेल बोलेंगे। तो आखिरकार सेल होता क्या है, ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। तो देखो सेल क्या होता है, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ के पास, ठीक है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ना जैसे इंडोसिम्बायोटिक थियरी पढ़ते हैं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेल विद इन सेल क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सेल विद इन सेल का एग्जाम्पल बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, ठीक है। तो आखिर सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कैसे आ गया। तो देखो 3 चीज अगर आपके पास हैं तो आप उसे सेल कहेंगे, ठीक है। सेल का डेफिनेशन ये है, ये नहीं है, ये तो आंसर दिया है ना कि क्या डिफरेंशिएट करता है लिविंग और नॉन लिविंग में, ये तो आंसर है कि बेसिक यूनिट दैट इज सेल। लेकिन सेल क्या है, तो भाई देखो अगर आपके पास 3 चीजें हैं तो आप सेल हो, ठीक है। पहला चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है, प्लाज्मा। अच्छा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 2-3 और नाम है, बता देता हूं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसका तीसरा नाम होता है प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर प्लाज्मा लेमा बोलो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सेम चीज है। तो एक चीज क्या होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, तो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक, ठीक है, आरएनए हो, डीएनए हो, कुछ भी हो, ठीक है। तीसरा क्या, साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल। अगर देखो मोटे मोटे तौर पे बोले तो साइटोप्लाज्म, लेकिन स्पेसिफिकली बोले तो साइटोसोल। अच्छा, साइटोप्लाज्म साइटोसोल में क्या डिफरेंस है सब बताएंगे भाई, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 चीजें हैं, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो, जेनेटिक मटेरियल हो वेदर इट इज आरएनए डीएनए, ठीक है, और साइटोसोल हो या फिर मोटे मोटे तौर पे साइटोप्लाज्म हो, तो उसे हम सेल कंसीडर्ड करेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास तीनों चीज है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के पास तीनों चीजें, उसीलिए उसे सेल विद इन सेल के एग्जाम्पल में हम रखते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, डायरेक्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सेकंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हो गया असर्शन और ये रीजन, और रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। एनीथिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो लोग समझते नहीं है और गिर जाते हैं, इसीलिए मैंने अभी बताया सेल का डिफिनीशन की 3 चीजें होनी चाहिए सेल में, ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब आप क्या समझे, एनीथिंग लेस देन किस चीज की बात कर रहा है, तो हमने देखा सेल में 3 कंपोनेंट होते हैं और तीनों में से अगर एक कंपोनेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, एनीथिंग लेस देन मतलब कि अगर सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, साइटोसोल, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक चीज कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेस देन, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट, बिकॉज ये तीनों कंप्लीट सेल में होना ही होना चाहिए, अगर इन तीनों में से कॉम्प्रोमाइज हो गया तो भाई that is not considered as a cell or hence living, ठीक है। तो anything less than a complete structure of cell does not ensure, always नहीं लिखा है, does not ensure independent living, independent living ensure वो नहीं करता, hence cell को हम fundamental structure and functional unit of living organism बोलते हैं, ठीक है, living organism बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी असर्शन और रीजन बन सकता है, ठीक है। यहाँ का एक्सेप्शन क्या हो गया, वायरस, बिकॉज वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है, ठीक है, लेकिन उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है भाई साहब, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है। तो सेल थियरी के एक्सेप्शन में हम उसे देखते हैं और वो क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे कि हम ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं तो मेच्योर जब होता है ह्यूमन आरबीसी को हम घोस्ट सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को जब हम सेल मेम्ब्रेन का जो क्वासी फ्लूइड नेचर है उसको जब हम देखेंगे ना तो हर एक चीज़ को इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन आरबीसी जब मेच्योर होता है, ठीक है, तो अपना न्यूक्लियस गायब कर लेता है, ठीक है, और ह्यूमन आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, ठीक है, 4 महीने, ठीक है। तो ह्यूमन आरबीसी हो गया, सीव ट्यूब्स हो गया, ये न्यूक्लियस गायब करते हैं बिकॉज यू नो उन्हें हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, हटाना होता है, तो इस चीज़ के लिए गायब कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट हट जाता है, ठीक है। तो क्या ये एक्सेप्शन है सेल थियरी का, तो नहीं, ठीक है, बिकॉज उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें दैट इज साइटोसोल है, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसे हम एक्सेप्शन में नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, लेकिन इसके पहले हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में, ठीक है। रॉबर्ट हुक एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि बाहर से जो अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसे भी हम कवर करें, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर डेड सेल, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, डेड सेल, ठीक है। कौन सा सेल था, तो कॉर्क सेल था, ठीक है, कॉर्क प्लांट का ओक ट्री से
कॉक जो होता है ये एक डेड होता है, ठीक है, छाला उसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें कहाँ दी है, यहाँ पे तो नहीं दी है, लेकिन कहाँ दी है, तो आपने 9-10 पढ़ा होगा भाई साहब, वहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फर्स्ट डिस्कवर्ड डेड सेल किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आइए एनसीईआरटी अपना वाला देखते हैं, ठीक है। एंटोन वॉन लिवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसने सॉ किया और डिस्क्राइब किया लाइव सेल को सबसे पहली बार, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है एवी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है जहाँ से कोई एग्जामिनर फंसा सकता है, दैट इज सॉ मतलब कि देखा भी और डिस्क्राइब भी किया लिविंग सेल को। ओनली सॉ ओनली डिस्क्राइब आए तो नहीं भाई, ठीक है, एग्जामिनर आपको फंसा रहा है। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राउन थे ये, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो हैं लेटर, मतलब कि एंटोन भाई के बाद लेटर, बिकॉज भाई जब सेल की डिस्कवरी होगी उसके बाद ही तो न्यूक्लियस उसके अंदर का छोटी छोटी चीज़ें की डिस्कवरी होगी ना, तो हाँ, तो ये मतलब कि लाजमी है कि उसके बाद ही होगा। एग्जामिनर लेटर की जगह कुछ और कर देगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, मास्टरी कर रहे हैं हम, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो है, हुक नहीं ब्राउन है भाई। कैसे याद करेंगे, देखो ब्राउन के लास्ट में एन आ रहा है और एन से न्यूक्लियस, भाई ऐसे ही हम याद कर लिए ना कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन, एन आ रहा है, याद कर लिया, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन भाई लेटर एंटोन भाई के बाद में डिस्कवर द न्यूक्लियस, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जब इन्वेंशन, रॉबर्ट हुक ने भी इन्वेंशन अपने ही माइक्रोस्कोप पे देखा था, ठीक है। तो जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप का, ठीक है, और बाद में जब उसमें इम्प्रूव किया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब जाके रिवील हुआ ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, फंक्शनल डिटेल ऑफ द सेल का देगा, और आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, -4 नंबर लेकर के आ जाइएगा, जो सही हो सकता था, और एक माइनस तो लगता ही है, तो टोटल -5 आप मान के चलिए, ठीक है, बिकॉज 4 नंबर का आपका लॉस तो हुआ ना। एंड दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी, यू कैन नॉट अफोर्ड टू कि आप छोड़े क्वेश्चन या फिर माइनस करके आए, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ों में ही गलतियाँ होती हैं, ठीक है। सो जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप का, इम्प्रूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, और उसके बाद रिवील हुआ ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। स्ट्रक्चरल पे ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल करेगा एग्जामिनर। मतलब कि ये जो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब हैं, ठीक है, ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तभी अपना कांड किया और न्यूक्लियस को खोज के आए, ठीक है। अच्छा, ये पूरे हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कौन कौन ऑर्गेनल को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन यहाँ पे एक समरी टाइप का मैंने लिख दिया है, तो मैं बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले देखा गया था, ठीक है, और ये मेम्ब्रेनस बाउंड होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सा, ये तगड़े क्वेश्चन है, कोई सोचता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल है जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ऑर्गेनल में आ गया कि कौन सा ऑर्गेनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था, ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को देखा गया था। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऑर्गेनल, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था, तो राइबोसोम जो कि यूनिवर्सल है, ये इसे देखा गया था, मेम्ब्रेनलेस होता है, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को भी देखा गया था, बट इट इज़ नॉट द ऑर्गेनल, ठीक है, इसे भी माइक्रोस्कोप से 1950 में देखा गया था। ये क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है, ये भी मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखा गया था, ठीक है। सेल थियरी की बात करेंगे, उसके पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है जो क्वेश्चन आ सकते थे छोटे क्लासों में, इस चीज़ को हमने पढ़ा है रॉबर्ट हुक के बारे में, ठीक है। हम सेल थियरी पढ़ेंगे, ठीक है, अपने ये तो सिर्फ इंट्रो वीडियो था, ठीक है। हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे, सेल थियरी पढ़ेंगे जहाँ पे स्क्लेडन, ठीक है, और स्वान के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्क्लेडन भाई साहब का एक पॉइंट है, और हमारे जो स्वान भाई साहब हैं बहुत ज़बरदस्त इनका पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज हमें लगता है कि भाई प्लांट टिश्यू
ठीक है, तो हम बॉटनिस्ट इन्हें मान लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस के बारे में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्वान दिया, स्क्लेडन दिया, दोनों दिए या फिर विरकॉ दिया। भाई मैं बता रहा हूँ ना कौन दिया कौन नहीं। ठीक है, किस हिसाब से जो आंसर होता है ना ऑप्शंस के हिसाब से भी मारना होता है समटाइम्स। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। स्क्लेडन स्वान, याद ये साइंटिस्ट के नेम कहाँ से हैं, ये क्वेश्चन आया था। एंड आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, मैं हूँ ना याद करवा दूंगा। कैसे देखते हैं। स्वान जो है, ठीक है, जो साइंटिस्ट है थियोडोर स्वान, तो भाई स्वान देख, स्वान एक चिड़िया होती है, हंस बोलते हैं। ठीक है, और वो गोरा कलर का होता है, तो ब्रिटिश जो होते हैं गोरे कलर के होते हैं। और स्वान जो है चिड़िया, ये एनिमल्स है, तो जूलॉजी में पढ़ेंगे तो जूलॉजिस्ट हो गया ना। तो जब एक हमने याद कर लिया तो दूसरा तो अंडरस्टूड है अपने आप। यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो बस फोकस में रहिए। ठीक है, यू डोंट हैव टू पैनिक, अगर कोई चीज़ नहीं याद हो रहा है मैं करा दूंगा। ठीक है, सो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, रुडोल्फ विर्को के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उन्होंने ओमनिस सेलुलाई ई सेलुला का बात किया। ठीक है, मॉडिफाई किया, जो लिमिटेशन है उससे सुधारा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम एक्सेप्शंस के बारे में देखते हैं, जो कि आप कोचिंग में पढ़ो, आपको एक ही एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है बिकॉज वो ही आया हुआ है। लेकिन सिलेबस में है तो मैं 5-6 एक्सेप्शन बता दूंगा इसके। ठीक है, वायरस जब एक्सेप्शन में आए तो प्रायस वायरॉइड्स भी तो आ जाएंगे, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, ये जो है, ठीक है, कौन मेम्ब्रेनस है कौन मेम्ब्रेनलेस है, ये सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आप याद करने लगते हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, ये देखो यू डोंट हैव टू रिमेंबर, दैट इज़ द मास्टर पॉइंट जो मैंने बनाया है। इस चीज़ को आप बस याद कर लो, आप खुद ही मतलब अंदाजा लगा दोगे किसमें मेम्ब्रेन लेस है, किसमें डबल मेम्ब्रेन है, किसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब आते हैं। तो भाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्यों चाहिए, बिकॉज देयर इज समथिंग इनसाइड जिसे प्रोटेक्ट करना है। और भाई किसे प्रोटेक्ट करना है, तो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है, ताकि बहुत सारे केमिकल्स एंजाइम्स आ रहे हैं तो रिएक्ट ना करे उसके साथ, तो उसे प्रोटेक्ट करना है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वहीं पे होगा जहाँ पे प्रोटेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो भाई जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है उसी को तो प्रोटेक्ट करना है। तो भाई आप पूरे ऑर्गेनल खोज लो, आपके पास कहाँ कहाँ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। एक न्यूक्लियस में मिलेगा, ठीक है, मतलब कि वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कि वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कि वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, एनिमल सेल्स, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही बात होती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंट्रो है यहाँ पे, वो देखेंगे। ठीक है, किसमें मेम्ब्रेनस है किसमें नॉन मेम्ब्रेनस है, यहाँ पे हमने पॉइंट्स बना दिया है। ठीक है, देन आफ्टर ये सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, साइज से क्वेश्चन आते हैं तो इसके बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब कि यही वाला जो पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये साइड से क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मास्टरी करेंगे एक एक। ठीक है, सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम सेल एनवेलप की बात करेंगे, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में पोरियंस होता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया भी ग्राम नेगेटिव में आता है। ठीक है, जब मैं उसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, मीजोजोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट इसका फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद हम क्रोमेटोफोर्स की बात करेंगे। ठीक है, फिलामेंट हुक, बेजल बॉडी, जो फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला में काफ़ी स्ट्रक्चरली डिफरेंस होता है लेकिन फंक्शनली सेम होता है। क्वेश्चन आता है, ये देखेंगे। ठीक है, ये हम पिलाई और फिम्बरी के बारे में देखेंगे, लेकिन ये मूवमेंट में मदद नहीं करते हैं, अटैचमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीजोम्स पढ़ेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल हमारा स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होते ही एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे कंपेटलाइजेशन से बन जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर हम ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, मैंने पूरे चैप्टर को, पूरा जो यूकैरियोटिक वाला पार्ट है इसी डायग्राम में सम अप कर दिया है। तो अगर आपके पास 10 मिनट भी है, यहाँ पे मैं जो पढ़ा दूँ, ठीक है, ये पूरे चैप्टर में फॉलो होगा। ठीक है, और मैंने हर एक मेजॉरिटी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी पॉइंट यहाँ डाले हैं, लेकिन फिर भी आपको हर एक चीज़ एनसीईआरटी से पढ़ाई जाएगी जो आप पढ़ोगे। नोट्स आप देख सकते हो, हर एक चीज़ एनसीईआरटी में ही कवर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम
वो पढ़ेंगे, दैट इज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एकदम सीक्वेंस से याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसका याद करने का तरीका भी है, ठीक है। ईजी लुइस विटो, EGLV, ठीक है। ईजी मतलब एग्जाम्पल, LV मतलब कि लुइस विटो, EGLV से याद कर लेंगे, मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ठीक है। ये सभी चीज़ें वैक्यूल्स तक हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम चलेगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, और यहीं से क्वेश्चन आया था नीट 2024, मतलब कि अभी क्वेश्चन आया था ये वाला लाइन से, और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने गलत किया था। लेकिन ये बुक मेरा 1 साल पुराना है, बट मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन, और यहीं से आया, और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2024 था, ठीक है। देखो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज लेस, रिलेटिवली लेस परमिएबल। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में कोचिंग में पढ़ा रहा, मैंने भी कोचिंग में पढ़ रखा था, लोग कंफ्यूज यहाँ पे ये हो गए हैं कि ये जो है बात कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि लेस परमिएबल है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एनसीईआरटी ने यहाँ फुल स्टॉप लगाया, तो ये ऑफ द टू जो बात कर रहा है, ये इसी की मेम्ब्रेन की बात हो रही है। और नीट ने जो आंसर की रिलीज़ किया था, एकदम सेम एग्जैक्टली यही रिलीज़ किया था, ठीक है। राइबोसोम की बात करेंगे, दैट इज यूकैरियोटिक राइबोसोम। साइटोस्केलेटन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये काफ़ी ईजी सा पार्ट है, इसको फट से हम निपटाएंगे। सीलिया फ्लैजिला, जो कि यूकैरियोटिक है, सीलिया हमेशा यूकैरियोटिक में मिलेगी, फ्लैजिला हमारा प्रोकैरियोटिक में भी मिल रहा था, वो अराइज हो रहा था सेल वॉल से, ये अराइज हो रहा है सेल मेम्ब्रेन से। सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स की बात करेंगे हम, ठीक है। न्यूक्लियस, काफ़ी इजी, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर घुसेंगे, हम क्रोमोजोम्स, एकदम सीक्वेंस में याद होना चाहिए, पूरा एकदम सीक्वेंस, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एकदम सीक्वेंस में याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था जो लोग को नहीं पता था, लेकिन हम हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को क्या बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को क्यू बोलते हैं, शॉर्ट आर्म को पी बोलते हैं। अगर आप भूल जाओ एग्जामिनेशन में लॉन्ग को शॉर्ट कैसे याद करना, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। पी मतलब पिटाइट होता है, जिसे शॉर्ट शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो बॉडीज एनसीईआरटी में काफ़ी कम दिया है, लेकिन हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। और ये जो समरी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग अवॉइड करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं वो सभी चीज़ों को मैं बनाऊंगा, ठीक है। सो हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और पहला लेक्चर, ये इंट्रो लेक्चर था, हम लेक्चर डाल रहे हैं। अगर इफ़ आई गेट द